हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर नंबर 1, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। व्हाट इज द सेल साइकिल? सेल साइकिल होती क्या है? द ग्रोथ ऑफ सेल, यानी सेल की साइज का बढ़ना, एंड रेप्लिकेट्स द जेनेटिक मटेरियल एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जेनेटिक मटेरियल और दूसरी चीज़ों को डबल करना, एंड देन डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल, और 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाना। इस पूरे प्रोसेस को मिला के हम क्या बोलते हैं? सेल साइकिल। पूरे प्रोसेस को मिला के क्या बोला जाता है? सेल साइकिल बोला जाता है। तो एक्चुअल में सेल साइकिल है क्या? आइए इससे पहले थोड़ा सा कुछ और देख लिया जाए। इससे पहले आइए हम देखते हैं ऑर्गेनिज्म को। अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इस अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। चाहे तो ये तुम्हारे यूनिसेलुलर होंगे, कैसे होंगे? यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर, ठीक है। अगर यूनिसेलुलर की बात करें, जैसे अमीबा यूनिसेलुलर है, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, यीस्ट यूनिसेलुलर है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इनकी लाइफ की जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से होगी? सिंगल सेल से होगी, और फिर ये सिंगल सेल पे क्या होंगे? ख़त्म भी हो जाएंगे। अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, ठीक है, जैसे ह्यूमन की बात कर लो, ह्यूमन क्या है? मल्टी सेलुलर। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की लाइफ की स्टार्टिंग भी कहाँ से होती है? सिंगल सेल से ही होती है। जैसे अगर ह्यूमन की बात करूँ तो ह्यूमन की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? जाइगोट से, क्योंकि मेल और फीमेल सेल मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं, बनता क्या है? जाइगोट, जो कितनी सेल का होता है? सिंगल सेल का होता है। फिर यही सेल क्या करती है? डिवाइड करती है, 1 से 2 बनाती है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, यानी नंबर ऑफ सेल को बढ़ाती है, और फिर हमारे पूरे बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की स्टार्टिंग भी कहाँ से हो रही है? सिंगल सेल से ही हो रही है, ठीक है। तो कह रहा है कि हम कह सकते हैं कि इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, सभी की लाइफ की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? सिंगल सेल से ही होती है, ठीक है। अब ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सॉरी, ये सिंगल सेल जाइगोट से ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तुम्हारा बनेगा कैसे? तो हमारी जो सेल होती है जो सेल होती है, इसके पास प्रॉपर्टी होती है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन की, ठीक है। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की क्या है? प्रॉपर्टी होती है, और ये प्रॉपर्टी हर ऑर्गेनिज्म के पास होती है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, सबके पास ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की प्रॉपर्टी होती है, और यही प्रॉपर्टी क्या है? सेल के पास भी है। ये बताओ, कभी हम छोटे थे, ठीक है, आज हम इतने बड़े हो गए, यानी ग्रोथ हो गई। आज हम अकेले हैं, कल शादी होगी, हमारे बच्चे होंगे, तो ये क्या है? रिप्रोडक्शन है। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की प्रॉपर्टी क्या है? सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास है, और वही प्रॉपर्टी हमारे सेल के पास भी होती है। सेल के पास, सेल मान लो कोई सेल है, आज इसकी साइज़ इतनी बड़ी है, ठीक है, कल हो सकता है इस सेल की साइज़ क्या हो जाए? इतनी बड़ी हो जाए, ठीक है। और सेल की साइज़ वाली, यानी सेल की क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है, और ग्रोथ का मतलब क्या होता है? साइटोप्लाज्म का इंक्रीज होना, क्योंकि सेल के अंदर क्या होता है? लिक्विड पार्ट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये साइटोप्लाज्म जब बढ़ेगा तो ये सेल तुम्हारी क्या हो जाएगी? सेल की साइज़ भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये क्या हो गई? सेल की साइज़ बढ़ गई, यानी सेल ग्रोथ हो गई। अब ये सेल क्या करेगी? डिवाइड करेगी, 1 से 2 सेल बना देगी, और सेल जो डिवाइड की है ये इसका क्या होगा? रिप्रोडक्शन। यानी सेल के पास ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की प्रॉपर्टी है, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है? तुम्हारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। क्योंकि जाइगोट 1 सेल था, तो इसकी क्या होगी? साइज़ बढ़ेगी, फिर डिवाइड होगा तो 1 से 2 बना लेगा। फिर उन दोनों की भी क्या हो गई? उन दोनों की भी क्या होगी? साइज़ बढ़ेगी, और डिवाइड करेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, ऐसे ही क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देंगे। अब ये जो सेल जो डिवाइड करके, सेल जो तुम्हारी डिवाइड कर रही है, तो डिवाइड करने के लिए सेल को क्या करना पड़ रहा है? सबसे पहले ये क्या करेगी? तुम्हारी ग्रोथ करेगी। ग्रोथ करने के बाद ये चीज़ों को क्या करती है? डबल करती है, ठीक है। यानी अपने जेनेटिक मटेरियल को क्या करेगी? डबल करेगी। जो तुम्हारे न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है उसे डबल कर रही है, साथ ही साथ इसके जो अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे उन्हें भी ये क्या करेगी? डबल करेगी। यानी ग्रोथ करेगी, ग्रोथ के बाद चीज़ों को क्या करेगी? डबल करेगी, ठीक है। और डबल करने के बाद ये क्या होगी? तुम्हारी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। तो ग्रोथ, फिर चीज़ों को डबल करना, और फिर डिवाइड हो जाना, और ये पूरा प्रोसेस मिला के हमारा क्या कहलाता है? सेल साइकिल कहलाता है। अब इन डिवाइड करके जो डॉटर सेल बनी होंगी वो फिर क्या करेंगी? ग्रोथ करेंगी, डबल करेंगी, डिवाइड करेंगे, और यही क्या है? कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ये जो ग्रोथ, चीज़ों को डबल करना और फिर डिवाइड हो जाना,
यही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, सेल साइकिल। क्या कहलाएगा, सेल साइकिल। अब हम सेल साइकिल, अगर ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल की बात करें, ठीक है, अगर हम किसकी बात करें, ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, तो सेल साइकिल की जो ड्यूरेशन होती है ये वेरी करती है। यानी कोई सेल डिवाइड करने में कितनी टाइम लेगी, ये क्या करती है, वेरी करती है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म या अलग अलग टाइप की सेल के अंदर जो ड्यूरेशन है ना, ये भी क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। यानी ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल जो होती है ये क्या करती है, वेरी करती है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, या कह सकते हो और सेल टू सेल, ठीक है, सेल टू सेल ये क्या करेगी, वेरी करेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम ईस्ट की बात करें, ठीक है, ईस्ट जो कि हमारा यूनिसेलुलर होता है, मान लो ये तुम्हारा एक ईस्ट है। अब ये ईस्ट क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, डिवाइड करके क्या कर रहा है, 2 डॉटर सेल यानी 2 ईस्ट बना रहा है। तो इसे डिवाइड करने में सिर्फ और सिर्फ कितना लगेगा, 90 मिनट। कितना लगेगा, 90 मिनट लगते हैं। लेकिन अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें, ठीक है, अगर हम किसकी बात करें, ह्यूमन सेल, मान लो ये तुम्हारी क्या हो गई, ह्यूमन सेल हो गई। अगर इस ह्यूमन सेल को डिवाइड करना है और डिवाइड करके ये क्या करिए, 1 से 2 सेल बना रही है, तो इसमें जो ड्यूरेशन लगती है वो तुम्हारा कितना होता है, 24 आवर्स, कितने, 24 घंटे लगते हैं। यानी ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल तुम्हारा क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड सेल टाइप टू सेल टाइप। यानी अलग अलग प्रकार की सेल हैं या अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, इनके अंदर ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल भी क्या होगी, अलग अलग होगी। अब कह रहा है कि जब ये तुम्हारी सेल डिवाइड कर रही होगी तो ग्रोथ है, डबल है और डिवीज़न है, ये सेल साइकिल के अलग अलग फेज में होती है, ठीक है। ये क्या होगी, सेल साइकिल के अलग अलग स्टेजेस पे ये सारे काम होंगे, कहीं पे ग्रोथ होगा, कहीं पे डबल होगा और कहीं पे डिवाइड करेगी। तो आइए देखें ये हमारी एक साइकिल हो गई, ठीक है, ये हमारी क्या है, साइकिल है। तो कह रहे हैं सेल साइकिल को हम क्या करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा इंटरफेस, ठीक है, 1 मिनट इसे हटा रहा हूँ। एक हमारा क्या होता है, इंटरफेस, और एक होता है एम फेस। ये हमारी क्या होगी, सेल साइकिल। तो कह रहे हैं सेल साइकिल में क्या होता है, सेल साइकिल में क्या होता है, ये जो छोटा वाला गैप है, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, एम फेस, और ये जो बड़ा वाला है इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरफेस। यानी जब सेल डिवाइड कर रही होती है तो वो कुछ टाइम तुम्हारे इंटरफेज में होती है और कुछ टाइम क्या होती है, एम फेज में होती है। तो अब इंटरफेज में कितना होगी और एम फेज में कितना होगी, तो होता क्या है कि अगर ह्यूमन सेल की बात करो तो ये कितना लिया था, 24 आवर्स से लिया था डिवाइड होने में। तो 24 आवर्स में से ये 23 आवर्स ये कहाँ पे निकालता है, इंटरफेज में। कहाँ पे निकालता है, इंटरफेज में। और नियर अबाउट 1 आवर ये कहाँ पे देता है, तुम्हारे एम फेज में। कहाँ पे जाता है, एम फेज में, ठीक है। यानी सेल साइकिल यानी ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल जो है तो उसकी मैक्सिमम टाइम कंज्यूम कहाँ पे होती है, तुम्हारी इंटरफेज में होती है। कितनी होती है, मोर देन 95%। कितनी होती है, मोर देन 95% इंटरफेज में, और लेस देन 5% तुम्हारी कहाँ पे खर्चा होती है, एम फेज में खर्चा होती है। इसे ऐसे समझ लो कि एक तुम्हारी शादी हो रही है और दूसरा क्या है, तलाक है। तो शादी जब होगी तो शादी की जो तैयारी होती है ना उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो इंटरफेस को हम क्या कहेंगे कि ये तुम्हारा क्या है, शादी की तैयारी हो रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, शादी की तैयारी हो रही है। और फिर जब शादी हो जाती है, तलाक देना होता है, तो उसमें क्या है, बहुत ही कम टाइम लगता है। तो एम फेज को हम क्या कहते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, तुम्हारा तलाक हो रहा है, ठीक है। तलाक में क्या होते हैं, लोग अलग होते हैं। तो इंटरफेज में क्या होती है, तैयारी होती है, और एम फेज में क्या होता है, तलाक होता है, यानी अलग होते हैं। यानी एक्चुअल जो सेल डिवाइड कर रही है ना, वो सेल एक्चुअल में डिवाइड कहाँ पे करती है, एम फेज में ही करती है। अब इंटरफेस की बात करें तो इंटरफेस को हम फर्दर क्या करते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, G1, S एंड G2। कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट्स में, G1, S एंड G2।
तो ये हमारा क्या हो गया, G1 हो गया, ये क्या हो गया हमारा S हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, G2 हो गया। अगर M फेस की बात करें, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा इंटरफेस है। अगर M फेस की बात करें तो M फेस को भी क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस। यानी M फेस को भी क्या करोगे, डिवाइड करोगे प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस में। तो 1 बाई 1 करके सभी को देखना है। सबसे पहले बात करते हैं तुम्हारे इंटरफेस की। मान लीजिए हमारी कोई सेल है, ठीक है, ऐसा करिए, नोट करना, नोट करिए, मैं इसे हटा रहा हूँ, ठीक है, इसे मैं हटा दे रहा हूँ। मान लीजिए ये एक हमारी सेल है, ठीक है, ये क्या है, सेल है। सेल है, इसके अंदर क्या होगा, लिक्विड पार्ट होगा जिसे हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे। ये क्या है, न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या होगा, क्रोमोसोम होगा, ठीक है, ये क्या हो गया, क्रोमोसोम जो उलझा हुआ होता है, ठीक है। क्रोमोसोम क्या होते हैं, उलझो, जिसे क्रोमैटिन बोलेंगे। और इसी के ऊपर हमारा क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए लगा होगा, ठीक है, इसी के ऊपर हमारा क्या होगा, डीएनए होगा। अब इस सेल को क्या करना है, डिवाइड करना है, यानी 1 से 2 सेल बनानी है। तो ये सेल जो है सबसे पहले इंटर करेगी कहाँ पे, तुम्हारे G1 फेज़ में, इंटरफेस के G1 फेज़ में इंटर करेगी। और इंटरफेज़ में कुछ नहीं होता है, सिर्फ क्या होती है, ग्रोथ होती है। इंटरफेस में क्या होगी, सिर्फ ग्रोथ होगी। और ग्रोथ का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है, वो साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। और जब साइटोप्लाज्म में इंक्रीज़ होगा तो सेल की साइज़ क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, एस फेज़ है। एस फेज़ को हम क्या कहते हैं, सिंथेसिस फेज़ कहते हैं। और यहाँ पे क्या किया जाता है, मटेरियल को डबल किया जाता है। अगर डीएनए डबल हो रहा है तो उसे रेप्लिकेशन बोलते हैं। तो कह रहा है एस फेज़ में कुछ नहीं होता, सिर्फ डबल होता है। अगर मान लीजिए तुम्हारी एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, तुम्हारा सेंट्रोसोम होता है। क्या होता है, सेंट्रोसोम होता है। तो एस फेज़ के अंदर न्यूक्लियस के अंदर तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए डबल होगा। और एनिमल सेल है तो साइटोप्लाज्म के अंदर तुम्हारा सेंट्रोसोम भी डबल हो रहा होगा, ठीक है। अब कह रहा है मान लीजिए ये सेल जो है अभी G1 फेज़ में है, तो इसके पास जो डीएनए है, डीएनए का अमाउंट मान लो 2C है। कितना है, 2C है। और ह्यूमन सेल है, ठीक है, तो मान लो क्रोमोसोम कितना है, 46। कितना क्रोमोसोम होता है, 46 होता है, यानी 23 पे है। अब कह रहा है एस फेज़ में जब ये पहुँचेंगे तो चीज़ें क्या होंगी, डबल होंगी। ये जो तुम्हारा सेंट्रोसोम है साइटोप्लाज्म के अंदर डबल हो जाएगा, जो डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर डबल हो जाएगा। और ये तुम्हारा 2C है तो ये डबल हो गया, कितना हो जाएगा, 4C हो जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो तुम्हारा 46 था, ये तुम्हारा 46 ही रहेगा। यानी इस फेज़ के अंदर क्रोमोसोम तुम्हारा डबल नहीं होता है, ठीक है। तो इस फेज़ में क्या होता है, चीज़ों को डबल किया जाता है, ठीक है। और डीएनए अगर डबल हो रहा है, यानी डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन। उसके बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा, G2 फेज़ हो जाएगा। और G2 फेज़ में कुछ नहीं होती, सिर्फ क्या होती है, तुम्हारी प्रोटीन बनती है जो हेल्प करेगी M फेज़ में। यानी जब सेल डिवाइड करनी होगी तो M फेज़ में ये प्रोटीन हमारी क्या करती है, हेल्प करती है। उसके बाद सेल कहाँ पे पहुँचेगी, M फेज़ में। और M फेज़ में क्या होगी, तुम्हारी सेल डिवाइड करेगी, यानी पहले कैरियोकाइनेसिस होगी, यानी न्यूक्लियर डिवाइड करेगा। उसके बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। लेकिन कह रहे हैं कि मान लो अब यहाँ पे सेल तुम्हारी क्या होगी, डिवाइड होगी, ठीक है। अभी इसे 1 बाई 1 करके देखेंगे। तो कह रहा है मान लो अभी ये M फेज़ में आई, और M फेज़ में आने के बाद ये सेल क्या करी, ये सेल क्या हुई, तुम्हारी डिवाइड हुई, और डिवाइड होकर 2 सेल बना ली। अब हो सकता है कि ये सेल तुम्हारी फर्दर डिवाइड करें, या हो सकता है कि ये सेल तुम्हारी डिवाइड करना बंद कर दें। तो कह रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी सेल ऐसी होती हैं जो कभी डिवाइड ही नहीं करती, या कभी कभी कुछ सेल हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं जो कभी कभी डिवाइड करती हैं। जैसे हार्ट की सेल जो है वो डिवाइड नहीं करती है। ये जो हमारी एपिडर्मल सेल हैं, ये सब क्या करती हैं, कभी कभी डिवाइड करती हैं। जैसे अभी चोट लग जाए या यहाँ की सेल डेड हो जाए तो उन्हें रिप्लेस करने के लिए ये सेल क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो कह रहा है ऐसे सेल जो डिवाइड नहीं करती या कभी कभी डिवाइड करती हैं, वो सेल साइकिल से क्या होती हैं, बाहर आ जाती हैं। और सेल साइकिल से बाहर आगे वो क्या होते हैं, G0 स्टेज में चली जाती हैं। और G0 स्टेज जो होता है, ये क्या होता है, इनएक्टिव स्टेज है। यहाँ पे सेल आके आराम से पड़ी रहती हैं। लेकिन कह रहा है कि जो सेल तुम्हारी G0 स्टेज में चली जाएंगी ना, वो सेल भी तुम्हारी क्या होगी, मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी, ठीक है। और फिर जब हमें डिवाइड कराने की ज़रूरत होगी तो फिर हम इसे कहेंगे भैया चलिए फिर से डिवाइड करना है, तो ये फिर क्या होगी, G0 से तुम्हारे G1 में आ जाएगी। यानी G0 में तुम्हारे सेल क्या होती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है। और ऐसी सेल जिन्हें डिवाइड नहीं करना होता, और सेल साइकिल से निकल के कहाँ पे चली जाती हैं, G0 में चली जाती हैं, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा।
देखिए मैं इसे हटा रहा हूँ। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं एम फेज की। कह रहा है जो तुम्हारा एम फेज है, एम फेज में तुम्हारा कैरियोकाइनेसिस भी होगी और साइटोकाइनेसिस भी होगी। आइए देखें, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, एम फेज है। कह रहा है एम फेज में क्या होता है तुम्हारा, कैरियोकाइनेसिस, और यहीं पे क्या होगा तुम्हारा, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। कैरियो माने क्या होता है, न्यूक्लियस। काइनेसिस माने क्या होता है, डिवाइड होना। अगर न्यूक्लियस डिवाइड हो रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। साइटो माने क्या है, सेल, और काइनेसिस माने डिवाइड। अगर सेल डिवाइड हो रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस। तो एक्चुअल जो डिवीजन है वो तुम्हारा यानी तलाक कहाँ पे होगा, तुम्हारा एम फेज में होगा। यानी एम फेज में पहले कैरियोकाइनेसिस होगी, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी। अभी जो कैरियोकाइनेसिस है ना, इसे, इसका जो स्टेज है, इसे हम कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 5। यानी ये जो 4 स्टेज, ये जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ये जो दिया गया है, ये तुम्हारा किसका है, कैरियोकाइनेसिस का स्टेज है। और टीलोफेज के बाद तुम्हारी क्या होती है, साइटोकाइनेसिस होती है। तो आइए 1 बाय 1 करके देखें कि प्रोफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होगा, टीलोफेज में क्या होगा। सही है, तो ये मैं हटा रहा हूँ। ये हमारी एक सेल है, ठीक है, और ये सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर ये क्या है हमारा, यहाँ पे जेनेटिक मैटर क्रोमोसोम पड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे जो क्रोमोसोम होता है ऐसे उलझा हुआ पड़ा होता है, ठीक है। अब इसे डिवाइड करना है तो ये G1, S और G2 तो हो गया। अब ये कहाँ पे पहुँची, तुम्हारी प्रोफेज में। कहाँ पे पहुँची, प्रोफेज में। तो कह रहा है जब ये प्रोफेज में पहुँचती है तो प्रोफेज की पहचान क्या है, कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये ब्रेक होने लगती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी तुम्हारी, ब्रेक होने लगेगी। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब ब्रेक होने लगेगी तो इससे लगा हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो भी क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। न्यूक्लियोलस भी क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। और इसके अंदर जो क्रोमैटिन पड़ा हुआ है उसका क्या होता है, कंडेंसेशन होने लगता है, यानी कंडेंस होने लगेगा, ठीक है। अभी मान लो ये ऐसे उलझा हुआ है, ठीक है, अब ये क्या होगा, इस तरीके से ऐसे लिपटने लगेगा, कंडेंस होने लगेगा। और जब कंडेंस होने लगेगा तो हमारा क्रोमोसोम हमें दिखने लगेगा कि 2 क्रोमैटिड से मिलके बना हुआ है, ठीक है। यानी प्रोफेज में क्या होगा, हमारे ये सेल कहाँ पे पहुँची, तुम्हारे प्रोफेज में, ठीक है। और जब ये प्रोफेज में पहुँचेगी तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, ठीक है। यानी एट द एंड ऑफ द प्रोफेज ये पूरी तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो चुकी होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गायब हो चुका होगा, न्यूक्लियोलस गायब हो चुका होगा, और ये जो तुम्हारा क्रोमैटिन था ये कंडेंस हो गया होगा, ठीक है। ये क्या हो, इसका क्या हुआ होगा, इसका कंडेंसेशन होने लगा होगा। और जब कंडेंसेशन होने लगा होगा तो हमें दिखने लगा होगा कि ये हमें इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम के फॉर्म में दिखने लगा होगा। और एकदम ये क्रोमोसोम के फॉर्म में दिखने लगा होगा कि ये 2 सिस्टर क्रोमैटिड से मिलके बना हुआ है, ठीक है। ये क्या है, 2 सिस्टर क्रोमैटिड से मिलके बना हुआ है, ठीक है। ये क्या है, 2 सिस्टर क्रोमैटिड से मिलके बना हुआ है। अब जब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से गायब हो गई है तो ये जो क्रोमोसोम है ये क्या होंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर फैल जाएंगे। और जब पूरी तरीके से ये गायब हो जाती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो यही इंडिकेट करता है कि प्रोफेज ख़त्म हो गई है। अब स्टार्ट क्या होगी, तुम्हारी मेटाफेज। क्या स्टार्ट होगी, मेटाफेज स्टार्ट होगी। कह रहा है कि जो कंडेंसेशन तुम्हारा प्रोफेज में स्टार्ट हुआ था वो कंप्लीट कहाँ पे होता है, मेटाफेज में। यानी जो पूरी तरीके जो ऐठन लग रही है वो पूरी तरीके से कहाँ पे लग चुकी होती है, एम फेज में, और मेटाफेज में। और मेटाफेज में जब कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाएगा तो क्रोमोसोम सबसे मोटा कहाँ पे दिखाई देगा, मेटाफेज में। यानी अगर हमें क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर या बिहेवियर की स्टडी करनी हो तो किस स्टेज में पढ़ेंगे, मेटा स्टेज में, क्योंकि सबसे क्लियर हमें क्रोमोसोम इसी स्टेज में दिखाई देगा, ठीक है। और कह रहा है कि प्रोफेज में एक और होता है कि जो सेंट्रोसोम तुम्हारा डबल हुआ था ना, जो सेंट्रोसोम तुम्हारे डबल हुए थे, ये जो सेंट्रोसोम तुम्हारे डबल हुए थे ये अपोजिट पोल की तरफ जाने लगते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, अपोजिट पोल की तरफ जाने लगते हैं। अब एम फेज में क्या होगा तुम्हारा, एम फेज में क्या होगा कि कंडेंसेशन क्या है, कंप्लीट हो गया। यानी एकदम साफ साफ हमें दिखने लगेगा कि जो क्रोमोसोम है वो 2 सिस्टर क्रोमैटिड से मिलकर बना है, ठीक है। क्रोमोसोम कितनी सिस्टर क्रोमैटिड से मिलकर बना हुआ है, 2 सिस्टर क्रोमैटिड से मिलकर बना हुआ है। और ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड क्या हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक है, सेंट्रोमियर द्वारा। किसके द्वारा जुड़ी हैं, सेंट्रोमियर द्वारा। और ये जो सेंट्रोसोम जो अपोजिट पोल की तरफ जा रहा था, ठीक है,
ये कहाँ पे पहुँच गए, अपोजिट पोल पे पहुँच गए होंगे और इनसे क्या है माइक्रोट्यूब्यूल निकल रही होगी, ठीक है। इनसे क्या निकल रही होगी, माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। इनसे क्या है माइक्रोट्यूब्यूल निकल रही है और ये माइक्रोट्यूब्यूल आके इस सेंट्रोमियर के सरफेस से अटैच होगा और इस सेंट्रोमियर के सरफेस पे क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। क्या बोला जाता है, काइनेटोकोर, ठीक है। तो यहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल आएगा और इसके काइनेटोकोर से अटैच हो जाएगा। यहाँ पे इस काइनेटोकोर से, यहाँ पे इस वाले काइनेटोकोर से, और ये आएगा इस वाले काइनेटोकोर, ये भी इस काइनेटोकोर, इस काइनेटोकोर, और ये इस काइनेटोकोर से क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। अब मेटाफेज में इस काइनेटोकोर से अटैच होने के बाद ये क्या करेंगे कि सारे क्रोमोसोम को सेल के सेंटर पे लेके चले आएंगे, ठीक है। ये अभी मेटाफेज ही चल रही है, ठीक है। ये सारे क्रोमोसोम तुम्हारे कहाँ पे आ जाएंगे, ये सारे क्रोमोसोम हमारे कहाँ पे आ गए, मेटाफेज में कहाँ पे आ गए, सेंटर पे आ गए, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेटाफेज प्लेट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से रस्सी आ रही थी, ये रस्सी कहाँ इनके काइनेटोकोर से लगी हो गई, ठीक है। ये तुम्हारा क्या बन गया, मेटाफेज प्लेट बन गया। अब इसके बाद तुम्हारा स्टार्ट क्या होता है, एनाफेज, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा क्या स्टार्ट होगा, एनाफेज। करा एनाफेज में क्या है, कुछ नहीं होगा, सिर्फ कैंची चलेगी। अभी होता है यहाँ अगर बीचों बीच से मैं कैंची चला दूँ तो ये जो सिस्टर क्रोमैटिड जो आपस में जुड़े हैं सेंट्रोमियर द्वारा, ठीक है। ये क्या सेंट्रोमियर है, ये क्या कर रहे हैं, इन सिस्टर क्रोमैटिड को आपस में जोड़ के रखा हुआ है। अगर बीच में से मैं कैंची चला दूं तो ये सेंट्रोमियर टूट जाएगा और ये टूटेगा तो ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। तो एनाफेज में कुछ नहीं होगा, सिर्फ कैंची चलेगी और कैंची चलने की वजह से ये सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होती हैं, टूट जाती हैं। सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होंगी, तुम्हारी टूट गई और यहाँ से रस्सी इनसे क्या है, लिपटी हुई थी, ठीक है। जैसे ये माइक्रोट्यूब्यूल लिपटा हुआ था। अब टूटने के बाद ये माइक्रोट्यूब्यूल क्या होता है, इन्हें खींचने लगता है, इन्हें खींचने लगता है अपोजिट पोल की तरफ। यानी ये जो सिस्टर क्रोमैटिड है इसे ये इस वाले पोल की तरफ खींचेगा और इन्हें इस वाले पोल की तरफ खींचेगा और यही क्रोमैटिड आगे चल के फ्यूचर के क्रोमोसोम है। इसके बाद मेटाफेज के बाद एनाफेज के बाद क्या होगा, तुम्हारा टीलोफेज। और टीलोफेज में क्या होगा कि ये वाले जो क्रोमैटिड हैं वो इस पोल की तरफ पहुंच जाएंगे, ठीक है। कहाँ पहुंच जाएंगे, इस वाले पोल पे पहुंच जाएंगे और ये तुम्हारे इस वाले पोल पे आ जाएंगे। अब ये जब ये तुम्हारा खींच रहा होगा ना अपोजिट पोल की तरफ, तो सेंट्रोमियर कहाँ पे होगा, तुम्हारा आगे की तरफ होगा और ये जो आर्म होंगे ये इसके पीछे पीछे आ रहे होंगे, ठीक है। ये इसके पीछे पीछे हैं, ठीक है। सेंट्रोमियर क्या होगा तुम्हारा टूअर्ड द पोल, आगे आगे होगा और ये इनके क्या पीछे पीछे जा रहे होंगे। और टीलोफेज में ये अपोजिट पोल पे पहुंच चुके होंगे और अपोजिट पोल पे पहुंचने के बाद ये टीलोफेज क्या होता है, अपोजिट होता है किसका, प्रोफेज का। तो ये होता है प्रोफेज में क्या कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये डीकंडेंस्ड हो जाएंगे, यानी अपनी आइडेंटिटी को ये क्या करेंगे, लॉस कर देंगे। ये आइडेंटिटी क्या करेंगे, लॉस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा क्या है, चीज़ें डिसअपेयर हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें क्या हो जाएंगी, अपेयर हो जाएंगी। यहाँ पे चीज़ें क्या हो जाएंगी, अपेयर, यानी इनके चारों तरफ क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियोलस, सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। और ये तुम्हारा क्या है, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया, ठीक है। यानी टीलोफेज क्या है, लास्ट स्टेज होता है किसका, कैरियोकाइनेसिस का। अब कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होगा, तुम्हारा साइटोकाइनेसिस होगा, यानी ये सेल क्या होगी, 20 में से टूटेगी और एक सेल से क्या होगी, तुम्हारी 2 सेल बन जाएगी, ठीक है। तो सिर्फ टीलोफेज यानी कैरियोकाइनेसिस का हो जाना ही तुम्हारा एम फेज कंप्लीट नहीं होता जब तक कि हमारी साइटोकाइनेसिस ना हो जाए। और साइटोकाइनेसिस होगी तो एक सेल से कितनी सेल बन गई, तुम्हारी 2 सेल्स बन गई, ठीक है। अब साइटोकाइनेसिस होती कैसे है, तो एनिमल्स के केस में ये थोड़ा अलग है और प्लांट्स के केस में थोड़ा अलग है, ठीक है। दोनों का थोड़ा अलग अलग होता है। तो आइए देखें साइटोकाइनेसिस। ये हमारी क्या हो गई, सेल हो गई, ठीक है। और सेल में तुम्हारा ये इस वाले पोल पे पहुंच गया था और ये इस पोल पे पहुंच गया था और इनके चारों तरफ क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई थी, ठीक है। यानी हमारी कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गई थी।
अगर मान लो ये तुम्हारी एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल के आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। और ये सेल मेम्ब्रेन हमारी कैसी होती है? लचीली होती है। तो यहाँ पे क्या होगा? ऐसे फ्रो बनेगा, सेल मेम्ब्रेन में क्या होगा? फ्रो बनेगा, ठीक है। और ये फ्रो क्या होगा? आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और सेंटर पे आके ये फ्यूज़ हो जाएगा, और एक सेल से क्या होगी? 2 सेल बन जाएगी, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या होगी? ये अंदर की तरफ क्या होगी? आउटग्रोथ बनेगी, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन की क्या होगी? अंदर की तरफ आउटग्रोथ बनेगी, और ये आउटग्रोथ बढ़ते 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 कहाँ पे आएगी? तुम्हारे सेंटर पे आएगी, और सेंटर पे आके ये फ्यूज़ हो जाएगी। और जब फ्यूज़ हो जाएगी तो ये पार्ट एक अलग सेल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? तुम्हारा एक अलग सेल हो जाएगा। यानी एनिमल के केस में क्या है? बाहर से अंदर की तरफ फ्रो बनेगा। फ्रो कहाँ से कहाँ बनेगा? बाहर से अंदर की तरफ। अगर यही तुम्हारी प्लांट सेल होती है, ठीक है, आइए देखें, अगर ये तुम्हारी क्या होती है? प्लांट सेल होती है, तो प्लांट सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो क्या होती है? तुम्हारी सेल वॉल होती है, ठीक है। इनकी चारों तरफ क्या लगी होती है? सेल वॉल। और सेल वॉल जो है ये तुम्हारी क्या होती है? टफ होती है। तो ये अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ तुम्हारी धंसेगी नहीं। तो इनके केस में क्या होता है कि सेंटर से, ठीक है, सेल के सेंटर से क्या होता है? एक प्लेट बनती है, ठीक है। और ये प्लेट क्या होगी? सेंटर टू पेरीफेरी, आगे की तरफ बढ़ती जाएगी, सेंटर टू पेरीफेरी, यानी सेंटर से बाहर की तरफ जाएगी, और अपने अपने साइड की वॉल से जाके क्या हो जाएगी? टच हो जाएगी। और जब ये टच हो जाएगी तो ये एक सेल से क्या होगी? तुम्हारी 2 सेल बन जाएगी, ठीक है। और ये जो सेल प्लेट बनी है, यही सेल प्लेट क्या होता है? तुम्हारा मिडल लैमिला होता है, ठीक है। ये एक सेल से ये क्या करेगी? डिवाइड की। एक सेल से क्या होगी? तुम्हारी 2 सेल बन गई। और ये जो सेल प्लेट बनी थी, ये सेल प्लेट तुम्हारी क्या हो जाएगी? मिडल लैमिला हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया? ये तो हमारा था माइटोसिस, ठीक है। अब इसके बाद क्या है? मियोसिस। लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ना मुझे एक और चीज़ बतानी थी जो मैं भूल गया, तो आइए यहाँ पे बता दो। ये बताइए, जो हमारी सेल हैं, ठीक है, ये जो हमारी सेल है ये कितने तरीके से डिवाइड कर सकती हैं? 2 तरीके से हैं। चाहे तो ये तुम्हारा क्या करेंगी? माइटोसिस करेंगी, या ये तुम्हारी क्या करती हैं? मियोसिस करते हैं। अगर माइटोसिस करेंगे तो एक सेल से तुम्हारी 2 सेल बनेगी, और मियोसिस करेंगे तो एट द एंड ऑफ द मियोसिस एक सेल से कितनी सेल बनती है? 4 सेल बनती हैं। जो माइटोसिस है ये किसके अंदर होता है? डिप्लॉयड सेल में होता है, ठीक है। मोस्टली डिप्लॉयड सेल के अंदर होती है, और कुछ हैप्लॉयड सेल हैं जहाँ पे तुम्हारी माइटोसिस होती है। अगर हम अपने बॉडी की बात करें ना, तो हमारे बॉडी की जो सेल हैं इसे सोमैटिक सेल कहते हैं। तो हमारी सारी सोमैटिक सेल के अंदर क्या होती है? माइटोसिस होती है। सिर्फ जो जर्म सेल है जिससे गैमेट बनता है, वहाँ पे क्या होती है? मियोसिस होती है। लेकिन कुछ हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जैसे हनी बी में जो मेल होता है, ड्रोन बोलते हैं, वो हैप्लॉयड होता है। तो वहाँ पे जो डिवीज़न होता है, ठीक है, हैप्लॉयड है, और वहाँ पे जो डिवीज़न होता है वो क्या होता है? तुम्हारा माइटोसिस होता है। ऐसे ही कुछ प्लांट भी हैं जहाँ पे क्या होता है? तुम्हारा माइटोसिस होता है, ठीक है। हैप्लॉयड सेल में माइटोसिस होता है। यानी हम कह सकते हैं माइटोसिस जो है ये हैप्लॉयड सेल में भी हो सकती है और डिप्लॉयड सेल में भी हो सकती है। लेकिन मियोसिस की बात करें तो मियोसिस सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयड सेल में ही होती है, ठीक है। मियोसिस इज आल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस को किस नाम से जाना जाता है? रिडक्शनल डिवीजन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मियोसिस में क्या होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। यानी कि तुम्हारी एक सेल है, ये सेल डिवाइड करके क्या करेगी? डॉटर सेल का फॉर्मेशन करेगी। तो जो डॉटर सेल बनेंगी उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट्स के कंपेरिजन में क्या होगा? हाफ होगा। मान लीजिए हमारे पास कोई सेल है जिसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो कितने हैं? 50 हैं। कितने हैं? 50 हैं। अब ये डिवाइड कर रही है सेल, और डिवाइड कर रही है, ठीक है, किसके थ्रू? मियोसिस के थ्रू। तो जब मियोसिस कर लेगी तो मियोसिस के थ्रू जो डॉटर सेल बनेगी उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? तुम्हारे 25 हो जाएंगे, ठीक है। अगर मान लो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है? 30 है। तो मियोसिस के थ्रू जो सेल बनेगी उसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? तुम्हारे 15, यानी 15 हो जाएंगे। यानी कि मियोसिस अगर हो रही है, ठीक है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं? हाफ हो जाते हैं। इसीलिए इसे हमने नाम क्या दे दिया? रिडक्शनल डिवीजन। नाम क्या दे दिया? रिडक्शनल डिवीजन। अगर हम ह्यूमन की बात करें या किसी भी ऐसे ऑर्गेनिज्म की बात करें जिनके अंदर क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? गैमेट, ठीक है। और गैमेट जो होते हैं ऑलवेज हैप्लॉयड होते हैं, और गैमेट बनते हैं स्पेशल कुछ स्पेशल सेल से बनते हैं, और वो सेल हमारी क्या होती है? डिप्लॉयड होती है, ठीक है। जैसे अगर ह्यूमन का केस ले लिया जाए तो हमारी जो पूरी बॉडी की सेल है हम क्या बोलते हैं? सोमैटिक सेल।
और ये सेल कैसी हैं तुम्हारी, पूरी डिप्लॉयड है, क्योंकि हम लोग क्या हैं, डिप्लॉयड हैं, तो हमारी बॉडी की हर एक सेल क्या होगी, डिप्लॉयड होगी। तो अब अगर मुझे कहीं पे चोट लगी, यहाँ पर चोट लगी, अगर यहाँ की सेल डैमेज हो गई तो यहाँ पे नई सेल आएंगी, तो यहाँ की सेल क्या करेगी, डिवाइड करेगी। अब डिवाइड करके जब नई सेल बनाएगी तो डिप्लॉयड से डिप्लॉयड ही उसे बनाना है, तो यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा माइटोसिस होगा। क्या होगा, माइटोसिस होगा। लेकिन जब हमारे बॉडी के अंदर गैमेट बनते हैं, ठीक है, तो गैमेट किससे बनता है, जर्म सेल से, और जर्म सेल भी हमारा क्या है, डिप्लॉयड है। ठीक है, मान लो ये हमारा क्या हो गया, जर्म सेल, जो क्या है, डिप्लॉयड है। ठीक है, जर्म सेल ये क्या है, डिप्लॉयड है। अभी जर्म सेल के अंदर क्या होगी, मियोसिस होगी। जर्म सेल के अंदर क्या होगी, मियोसिस होगी, और यहाँ पे क्या बनेगा, हमारा गैमेट बनेगा। और ये 2n है, तो गैमेट कैसा बनेगा, तुम्हारा n बनेगा, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे कितना है, 2n है। तो मियोसिस के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, हाफ हो जाता है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा n। और गैमेट क्या होता है, ऑलवेज हैप्लॉयड होते हैं। तो कह रहे हैं जितने भी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी पूरी लाइफ साइकिल के अंदर एक बार हैप्लॉयड फेज आती ही है। ठीक है, कंपलसरी उसके पूरे लाइफ में क्या होगा, एक बार हैप्लॉयड फेज आएगी, और इस हैप्लॉयड फेज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, मियोसिस। तो मान लो तुम्हारा जो मेल है, ठीक है, ये क्या होगा, मेल, ये फीमेल। मेल 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 क्या करेगा, मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, यानी स्पर्म का फॉर्मेशन कर दिया, जो कैसा हो गया, हैप्लॉयड हो गया। फीमेल क्या करेगी, ओवम का फॉर्मेशन करती है, जो क्या हो गया, हैप्लॉयड हो गया। अब ये मेल और फीमेल गैमेट क्या होंगे, आपस में मिलेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, और बनेगा क्या, हमारा जाइगोट। ठीक है, और जाइगोट क्या होगा, 2n। तो ये जो डिप्लॉयडी है, इसे रीस्टोर किसने किया, फर्टिलाइजेशन ने। यानी फर्टिलाइजेशन द्वारा डिप्लॉयडी को रीस्टोर किया जाता है, और किसी भी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हैप्लॉयड फेज को इंश्योर किया जाता है, किसके थ्रू, मियोसिस के थ्रू। ठीक है, अब कर जब मियोसिस है ना, जब मियोसिस होगी तो एक सेल से 4 सेल बनेंगे। ठीक है, मियोसिस में एक सेल से कितने सेल बनते हैं, 4 सेल बनते हैं, क्योंकि मियोसिस के अंदर जो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस है, ये 2 बार होगा, जबकि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होगा, 1 बार होगा। आइए देखें, कह रहे जो मियोसिस है, यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, पहले चलेगा तुम्हारा इंटरफेज, उसके बाद क्या होगा, तुम्हारा एम फेज होगा। अब इसका जो एम फेज है ना, इसका एम फेज 2 पार्ट में डिवाइड होगा। एक होगा तुम्हारा मियोसिस फर्स्ट, क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट, और एक क्या होगी तुम्हारी, मियोसिस सेकेंड होगी। ठीक है, यानी अगर हमें किसी सेल को डिवाइड कराना है, किसके थ्रू, मियोसिस के थ्रू, तो सेल पहले किस में जाएगी, इंटरफेज में जाएगी, और इंटरफेज से निकल के किस में जाएगी, मियोसिस फर्स्ट में जाएगी, जहाँ पे उसका कैरियोकाइनेसिस होगा, और फिर साइटोकाइनेसिस। फिर मियोसिस सेकंड से निकल को कहाँ पे जाएगी, मियोसिस सेकंड में जाएगी, फिर वहाँ पे क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगी और साइटोकाइनेसिस होगी। यानी अगर देखें तो इधर देखिए, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इंटरफेज हो गया, G1 S और G2। इसमें क्या चीज़ों को डबल किया जाएगा, यानी जो रेप्लिकेशन है डीएनए का डबल है, वो कहाँ पे होगा, तुम्हारे एस फेज में होगा। इसके बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये एम फेज आएगा, और एम फेज में भी पहले क्या आएगा, तुम्हारा मियोसिस फर्स्ट आएगी, और इसके बाद क्या आएगी, तुम्हारी मियोसिस सेकंड आएगी। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस फर्स्ट में एक बार कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होगी। ठीक है, और एक बार मियोसिस फर्स्ट में कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होगी। यानी ओवरऑल मियोसिस के अंदर देखा जाए तो ओवरऑल मियोसिस में कैरियोकाइनेसिस कितनी बार होगी, 2 बार, और साइटोकाइनेसिस भी कितनी होगी, 2 बार। लेकिन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कितनी बार होगा, सिर्फ 1 बार होगा। ठीक है, कितनी बार होगा, 1 बार होगा। अब कह रहे थे मियोसिस फर्स्ट जो है, इसे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, प्रोफेज फर्स्ट, क्या हो जाएगा तुम्हारा, प्रोफेज फर्स्ट। इसके बाद क्या होगा, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, और उसके बाद क्या होगा तुम्हारा, टीलोफेज फर्स्ट। मियोसिस सेकंड में जब जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, मियोसिस सेकंड में जब जाओगे तो प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, और टीलोफेज सेकंड। ठीक है, और जब मियोसिस हमारी कंप्लीट हो जाएगी, मियोसिस फर्स्ट हमारी कंप्लीट हो जाएगी और मियोसिस सेकंड स्टार्ट होगी,
तो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड के बीच का जो गैप होगा उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरकाइनेसिस। क्या बोला जाता है, इंटरकाइनेसिस। अब आइए थोड़ा इसे और डिटेल में देखा जाए। कह रही जो मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट है ना, ये मोर कॉम्प्लेक्स होता है। ये क्या होता है, मोर कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि ये फर्दर क्या होता है, 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, 5 पार्ट्स में डिवाइड होगा। किस में, आइए देखें। लता, ज़रा पानी दे दो। ठीक है, लता से क्या हो जाएगा तुम्हारा लेप्टोटीन, यानी प्रोफेज फर्स्ट में सबसे पहला स्टेज जो होता है वो क्या होता है, तुम्हारा लेप्टोटीन होता है। ज़रा से जाइगोटीन, इसके बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा, जाइगोटीन। पानी से क्या हो जाएगा तुम्हारा पैचिटीन, तो इसके बाद तुम्हारा क्या होगा, पैचिटीन। दे से क्या हो जाएगा तुम्हारा डिप्लोटीन, तो ये क्या हो गया, डिप्लोटीन। और दो से क्या हो जाएगा तुम्हारा डायाकाइनेसिस, डायाकाइनेसिस। ठीक है, तो कह रहा है कि जो हमारा मियोसिस फर्स्ट है, मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट क्या होता है, मोर कॉम्प्लेक्स होता है इन कंपैरिजन टू माइटोसिस, क्योंकि यहाँ पे हम प्रोफेज फर्स्ट को भी कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो आइए देखें, इसे मैं हटा रहा हूँ। सबसे पहला जो है इसे हम क्या बोलते हैं, लेप्टोटीन। उसके बाद क्या हमारा जाइगोटीन। ठीक है, क्या है, जाइगोटीन। इसके बाद पानी से क्या हो गया, पैचिटीन। दे से क्या हो जाएगा, डिप्लोटीन, डिप्लोटीन। और दो से क्या हो जाएगा, डायाकाइनेसिस। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो सब कुछ ख़त्म। कह रहा होता क्या है, लेप्टोटीन। मान लो ये एक हमारी सेल है। ठीक है, सेल के अंदर ये क्या हमारा न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के अंदर ये क्या है, क्रोमोसोम उलझे हुए पड़े हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं। तो कह रहा है जो लेप्टोटीन है ना, लेप्टोटीन के अंदर कुछ नहीं होता है, सिर्फ कंडेंसेशन होता है। लेप्टोटीन में क्या होता है, सिर्फ कंडेंसेशन। लेप्टोटीन लपेटो, यहाँ पे क्या होगा, ओनली क्रोमोसोम लपेटे जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ क्रोमोसोम को लपेटा जाएगा। सिर्फ क्रोमोसोम को क्या किया जाए, लपेटा, यानी कंडेंस किया जाएगा। तो कह रहा है कि लेप्टोटीन के अंदर, पूरे लेप्टोटीन के अंदर सिर्फ क्रोमोसोमल मटेरियल का क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, जिसकी वजह से ये लाइट माइक्रोस्कोप में ही क्या होते हैं तुम्हारे विजुअल, यानी इतने ये क्रोमोसोम कंडेंस हो चुके होते हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप में ही तुम इन क्रोमोसोम को देख सकते हो। अब कह रहे हैं इसके बाद तुम्हारा क्या होता है, पैचिटीन में होता है। ठीक है, अब मान लो ये कंडेंस हुए। ठीक है, ये तुम्हारे क्या हो गए, कंडेंस हो गए। इस तरीके से कंडेंस हो गए और हमें दिखाई देने लगे कि ये तुम्हारे क्रोमोसोम है। ठीक है, ये तुम्हें दिखने लगे हैं। ठीक है, अब कह रहा हम कहाँ पे पहुँचेंगे, पैचिटीन में। तो कह रहा है पैचिटीन में क्या होगा, इन क्रोमोसोम की क्या होगी, पेयरिंग होने लगेगी। ठीक है, कह रहा पैचिटीन में क्या होगा, पैचिटीन में क्या होगा, पेयरिंग होगी। ये होता है जाइगोट कैसे बनता है, जब मेल और फीमेल क्या होते हैं, आमने सामने आते हैं। तो मेल और फीमेल आमने सामने आए, रिप्रोडक्शन होता है, तो उसके बाद जाइगोट बनता है। यानी अगर हमें जाइगोटीन ऐसा लग रहा है, जाइगोट कैसे बनता है, जब मेल फीमेल को सामने लाया जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि जाइगोटीन में क्या होगा कि ये जो क्रोमोसोम है ना, जो ये क्रोमोसोम है, इन क्रोमोसोम की क्या होती है, पेयरिंग होती है। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या होगी तुम्हारी पेयरिंग। अब कह रहे हैं ये क्रोमोसोम क्या होंगे की पेयरिंग हो रही है, और जिन क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है उन्हें एक दूसरे का क्या कहा जाता है, होमोलोगस क्रोमोसोम। उन्हें क्या कहोगे, एक दूसरे का ये होमोलोगस क्रोमोसोम। अब ये कहीं अलग ना हो जाए, उसके लिए हम क्या करेंगे, इन्हें रस्सी द्वारा क्या करोगे, बांध दोगे, और इस रस्सी को क्या बोलोगे, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। यानी सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, तुम्हारी जाइगोटीन में होता है। कहाँ पर होता है, जाइगोटीन। यानी जाइगोटीन स्टेज में पेयरिंग होती है एंड द फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। उसके बाद क्या होता है, तुम्हारा पैचिटीन आता है। अब पैचिटीन में क्या होता है, पैचअप होता है। ठीक है, पैचिटीन में क्या हो रहा है, तुम्हारा पैचअप है, आमने सामने आ गए। तो कहेंगे यार आज नहीं तो कल अलग होना ही है, तो ऐसा करते हैं एक दूसरे से कुछ चीज़ें एक्सचेंज कर ली जाए ताकि ये निशानी रहेगी एक दूसरे की। तो पैचिटीन में क्या होगा, पैचअप होगा। ये जो तुम्हारी सिस्टर, ये दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड है। ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमैटिड है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो गई, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है,
तो ये जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है इनके बीच क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल, एक मिनट एक चीज़ मैं बोल रहा था। ये जाइगोट में देखो, जब ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो दो क्रोमोसोम आपस में क्या हो गए, जुड़ गए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि दो क्रोमोसोम जब आपस में जुड़ जाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, बाईवैलेंट, क्या बोलते हैं, बाईवैलेंट। या यहाँ पे देखो तो 1 2 3 4 कितनी क्रोमैटिड है, 4, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, टेट्राड। चाहे तो इस क्रोमोसोम को बाईवैलेंट या टेट्राड कहते हैं। और ये तुम्हें एकदम बाईवैलेंट या टेट्राड एकदम क्लियर कब दिखेगा, तुम्हारे पैचिटीन में। तो अगर तुम्हारा जब पैचिटीन आता है तो पैचिटीन में क्या होता है, पैचअप होता है। ये जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है ये आपस में क्या करती हैं, एक्सचेंज करती हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, पैचिटीन में क्या होगा, पैचअप होगा, यानी ये वाली कुछ पार्ट, ये वाला कुछ पार्ट कट करके इसको देगा और ये वाला कुछ पार्ट कट करके इसको दे देगा, यानी क्रॉसिंग ओवर हो रही है, ठीक है। पैचिटीन में क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर। ये तुम्हारी एक हो गई, ठीक है। और ये इसका होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम अपना कुछ पार्ट क्या करेगा, कट करके इसको दे देगा, ठीक है। कुछ पार्ट क्या कट करके इसको दे दिए, जहाँ से कट करके देगा वहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, यानी यहाँ पे क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये कराने के लिए एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है जिसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेज। क्या बोला जाता है, रिकॉम्बिनेशन नाम के एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। 3 होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगी, तुम्हारी क्रॉसिंग ओवर हो गई है। उसके बाद हमारा क्या है, डिप्लोटीन। कह रहा डिप्लोटीन में क्या होता है, ये क्या तुम्हारा सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। कह रहा डिप्लोटीन में क्या होता है, डिप्लोटीन में ये होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, दूर होने लगते हैं। और जब होमोलोगस क्रोमोसोम दूर करना है तो ये जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ये जो रस्सी है, पहले इस रस्सी को हम क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे। डिप्लोटीन में क्या करना है, होमोलोगस क्रोमोसोम को दूर करना है, ठीक है। जब होमोलोगस क्रोमोसोम को दूर करना होगा तो ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएंगे, तुम्हारे डिसॉल्व हो जाएंगे। यानी सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनते कब हैं, तुम्हारे जाइगोटीन में, और डिसॉल्व कहाँ होते हैं, तुम्हारे डिप्लोटीन में। कहाँ पर डिसॉल्व होंगे, डिप्लोटीन में। और जब ये डिसॉल्व हो जाएंगे तो ये क्या होंगे, तुम्हारे दूर होने लगेंगे। जब ये होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होंगे, तुम्हारे दूर हो रहेंगे, तो जहाँ से ये क्रॉसिंग ओवर हुई थी वहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, अटैच ही रह जाएंगे। और वहाँ पे एक्स शेप स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसे हम क्या बोलते हैं, कैस्मेटा। क्या बोला जाता है, कैस्मेटा, ठीक है। यानी डिप्लोटीन में क्या हो रहे हैं, तुम्हारे दूर हो रहे हैं, ठीक है। और जब दूर होंगे तो जहाँ पे तुम्हारी क्रॉसिंग ओवर हुई है वहाँ से ये दूर नहीं हो पाएंगे। और वहाँ पे क्या है, एक शेप स्ट्रक्चर बन गया है, ठीक है। वहाँ पे क्या है, तुम्हारा एक शेप स्ट्रक्चर बन गया है और इसे हम क्या बोलते हैं, कैस्मेटा, ठीक है। यानी कैस्मेटा का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, तुम्हारे डिप्लोटीन में होता है। कहाँ पर होता है, डिप्लोटीन में। अब उसके बाद क्या है, तुम्हारा डायाकाइनेसिस है। डायाकाइनेसिस में क्या होगा, ये फिर भी क्या होंगे, दूर भाग ही रहे होंगे। अब जब दूर भागेंगे तो ये दूर भागते भागते ये जो कैस्मेटा बनाए, ये कैस्मेटा का क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन हो जाता है, यानी एकदम ये कहाँ पे पहुँच जाता है, एंड पे पहुँच जाता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा डिप्लोटीन है। डिप्लोटीन में क्या होगा, जो हमारा कैस्मेटा है ये कहाँ पे पहुँच जाएगा, एकदम एंड पे पहुँच जाएगा, ठीक है। ये कैस्मेटा कहाँ पे पहुँच गया, एंड पे पहुँच गया। और ये तुम्हारी डायाकाइनेसिस क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। और जब डायाकाइनेसिस तुम्हारी कंप्लीट हो गई, यानी प्रोफेस कंप्लीट हो गया, यानी कि प्रोफेस कंप्लीट, यानी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रही होगी वो सारी चीज़ें क्या हो गई होंगी, तुम्हारी गायब हो गई होंगी। अब प्रोफेस फर्स्ट के बाद क्या होगा तुम्हारा, ये क्या था तुम्हारा, प्रोफेस फर्स्ट अभी कंप्लीट हुआ है। अब क्या होगा, तुम्हारा मेटाफेज फर्स्ट आएगा। मेटाफेज फर्स्ट में क्या है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम कहाँ पे आ जाएंगे, इक्वेटर पे आ जाएंगे, ठीक है। तो आइए देखें, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ठीक है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम कहाँ पे आ गए, इक्वेटर पे आ गए। और जो सेंट्रोसोम है अपोजिट पोल पे पहुँच चुका होगा, इनसे क्या होगी, रस्सी निकलेगी और यानी माइक्रोट्यूब्यूल आएगा। और ये माइक्रोट्यूब्यूल इन होमोलोगस क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से आके अटैच हो जाएगा। काइनेटोकोर से क्या होगा, आके अटैच हो जाएगा और इन्हें कहाँ पे, सेंटर पे लेके चला आया, यानी मेटाफेज प्लेट का फॉर्मेशन कर दिया। मेटाफेज के बाद क्या होगा, तुम्हारा एनाफेज फर्स्ट होगा। और एनाफेज फर्स्ट में क्या होगा
कि ये जहाँ पे कैस्मेटा बना हुआ है, ठीक है, वहीं तो होमोलोगस क्रोमोसोम जुड़े हुए हैं। तो बीच में से क्या होगी, तुम्हारी कैंची चलेगी, और जब कैंची चलेगी तो ये जो क्रॉसिंग और जहाँ पे हुई है यहाँ से ये क्या हो जाएंगे अलग, यानी कैस्मेटा क्या हो जाएगा तुम्हारा टूट जाएगा, जिसकी वजह से ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, ठीक है। अगर याद हो माइटोसिस, तो माइटोसिस में क्या हो रहा था कि कैंची चल रही थी और सेंट्रोमियर टूट रहा था, और यहाँ पे सेंट्रोमियर नहीं टूट रहा है, बल्कि जहाँ से अटैच थे कैस्मेटा जो बना था वहाँ से ये टूटा है, और दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे तुम्हारे, अलग हो जाएंगे, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। अब ये माइक्रोट्यूब्यूल की शॉर्टिंग होने लगेगी, जिसकी वजह से ये होमोलोगस क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ जाने लगेंगे। अब इसके बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा, टीलोफेज फर्स्ट। टीलोफेज फर्स्ट में क्या होगा कि होमोलोगस क्रोमोसोम अपने अपने अपोजिट पोल पे पहुंच चुके होंगे, ठीक है। ये अपने अपने अपोजिट पोल के अंदर अपोजिट पोल पे पहुंच चुके होंगे, और वहाँ पे जाकर डीकंडेंस होने लगे होंगे। जो कुछ गायब हुआ था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, जो कुछ भी सबसे क्या हो जाएगा, फिर से रीअपेयर हो जाएगा, यानी तुम्हारी कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गई। अब कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गई, अब क्या हो गई, साइटोकाइनेसिस हो गई, और यहाँ पे क्या होगा, एक सेल से कितनी सेल बन जाएंगी तुम्हारी, 2 सेल, ठीक है। एक सेल से कितनी सेल बनेंगी, यहाँ पे देखो, एक सेल से कितनी सेल बन गई तुम्हारी, 2 सेल बन गई। अब इस वाली सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए तुम्हारे, 2, ठीक है, और यहाँ पे भी कितने हो गए, 2, ठीक है। जबकि हमने पेरेंटल में कितना लिया था, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 लिए थे, लेकिन जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुई तो डॉटर सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए, 2 हो गए, यानी हाफ हो गया, यानी मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गई। एक्चुअल में जो रिडक्शन है ना, वो मियोसिस फर्स्ट में ही होती है। मियोसिस सेकंड जो होती है वो इक्वल होती है माइटोसिस के। मियोसिस सेकंड किसके इक्वल होती है, माइटोसिस से इक्वल होती है। तो आप इतना देखिए, इसके बाद मैं मियोसिस सेकंड स्टार्ट कर रहा हूँ, ओके। अब ये जो सेल डिवाइड कर चुकी है, ये सेल तुम्हारे किसके अंदर एंटर करेगी, माइटोसिस के अंदर एंटर करेगी, सॉरी मियोसिस सेकंड के अंदर एंटर करेगी। तो आइए देखा जाए। अब मान लीजिए इन दोनों सेल में से एक सेल को मैं लेके जा रहा हूँ, जो एक सेल के साथ होगा वही दूसरी सेल के साथ भी होगा। तो यहाँ से सेकंड एक सेल का कराया जाए, ये हमारी क्या हो गई, ठीक है। ये तुम्हारे कितने क्रोमोसोम थे, यहाँ पे 2 क्रोमोसोम थे। तो अब ये किसके अंदर जाएगी, मियोसिस सेकंड के अंदर। मियोसिस सेकंड में सबसे पहला क्या होगा, प्रोफेज सेकंड होगा। प्रोफेज सेकंड में क्या होगा, ये जो क्रोमोसोमल मटेरियल है ये क्या होगा, डीकंडेंस होने लगेगा, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी तुम्हारी, गायब हो जाएंगी, सॉरी डीकंडेंस कह रहा हूँ। प्रोफेज सेकंड में क्या होगा कि ये जो तुम्हारा डीकंडेंस हुआ था टीलोफेज फर्स्ट में, वो फिर से क्या होंगे, कंडेंस होने लगेंगे, ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब क्या हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी, यानी हमें ये फिर से क्रोमोसोम के फॉर्म में दिखने लगेगा। अब इसके बाद तुम्हारा क्या होगा, प्रोफेज फर्स्ट के बाद क्या होगा, मेटाफेज सेकंड, ठीक है। अब मेटाफेज सेकंड में क्या होगा कि ये जो सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे जो पहुँचे थे, इनसे क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल आएंगे, ठीक है। और ये माइक्रोट्यूब्यूल क्या होंगे, इनके काइनेटोकोर से क्या करेंगे, अटैच होंगी, और अटैच होके इन्हें कहाँ पे लेके चले जाएंगे, सेंटर पे, ठीक है। इन्हें कहाँ पे लेके चले जाएंगे, सेंटर पे लेके चले जाएंगे, मेटाफेज प्लेट का फॉर्मेशन कर देंगे। इसके बाद तुम्हारा क्या होगा, एनाफेज सेकंड में क्या होगा, बीच से कैंची चलेगी, ठीक है, यानी एकदम सेम माइटोसिस हो रही है, बीच से क्या होगी, कैंची चलेगी, ये सेंट्रोमियर क्या होंगे, टूटेंगे, जिसकी वजह से सिस्टर क्रोमैटिड क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगे। यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड तुम्हारी क्या हो जाएंगे, सिस्टर क्रोमैटिड क्या हो जाएंगे तुम्हारे, अलग हो जाएंगे, ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो जाएंगे। अब ये माइक्रोट्यूब्यूल क्या करेंगे, इन्हें अपोजिट पोल की तरफ खींचने लगेंगे, और टीलोफेज में, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, टीलोफेज सेकेंड। टीलोफेज में ये सिस्टर क्रोमैटिड अपने अपने पोल पे क्या होंगे, पहुंच चुके होंगे, ठीक है, अपने अपने पोल पे पहुंच चुके होंगे, और वहाँ पे फिर से ये क्या हो जाएंगे, डीकंडेंस हो जाएंगे, और जो कुछ भी गायब हुआ था प्रोफेज सेकंड में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सारी चीज़ें क्या होंगी तुम्हारे फिर से आ जाएंगी, यानी कैरियोकाइनेसिस हो जाएगी। तो एक बार कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस मियोसिस फर्स्ट में हुई थी, फिर मियोसिस सेकंड में क्या है, ये कैरियोकाइनेसिस हुई है, फिर क्या होगी, साइटोकाइनेसिस होगी, और एक सेल से क्या होंगे तुम्हारी, यहाँ पे भी एक सेल से क्या बन गई, 2, यानी साइटोकाइनेसिस हो गई। अब ये तुम्हारी एक सेल के साथ हुआ है, जो वहाँ पे कितनी बनी थी, 2 सेल बनी थी ना, मियोसिस फर्स्ट जब कंप्लीट हुआ था 2 सेल बनी थी।
तो एक सेल को तुम लेके आए तो एक सेल से कितनी बन गई 2, तो 2 3 वाली सेल लाओगे तो उससे भी क्या होंगे 2 बनेंगे। यानी मियोसिस सेकंड जब कंप्लीट हो गई तो टोटल हमारे कितनी सेल बनेंगी, टोटल कितनी सेल बनती है, 4 सेल बनती हैं, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। यानी एक्चुअल में जो रिडक्शन होता है वो मियोसिस फर्स्ट में होता है या मियोसिस सेकंड में होता है, वो तुम्हारा कहाँ पे होता है, मियोसिस सेकंड में होता है। कहाँ पे होता है तुम, सॉरी वो कहाँ पे होता है तुम्हारा, एक्चुअल में जो रिडक्शन है वो मियोसिस फर्स्ट में होता है। ओके, आई होप इतना समझ में आ गया होगा, थोड़ा आप इसको देख लीजिएगा।